जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि हमारी तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस 3 अगस्त से ही शुरू हो गई हैं। वैसे तो 1 अगस्त से हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे अपनी सेलिब्रेशन का सिलसिला, अपनी 14 अगस्त की एक्साइटमेंट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि व्यूअर्स, एक आज़ाद मुल्क में स्पेशली आजकल की दुनिया में सांस लेना बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितने एफ़र्ट, जितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है, कैसे हो सकता है कि हम सेलिब्रेशन ना करें और हमारी सेलिब्रेशन बहुत शुरू में ना हो, इन द सेंस दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। व्यूअर्स, पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से हमारे बुज़ुर्गों का एक बहुत ही खूबसूरत, उनकी अनथक मेहनत और उनकी कुर्बानियों का एक इनाम है। आज हम आज़ादी से सांस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, हमें बतौर इंसान इस मुल्क में अपने सारे हकूक़ हासिल हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी से हम बचे हुए हैं। व्यूअर्स, ये हर इंसान को ये बेनिफिट्स, ये लग्जरीज़ हासिल नहीं होती। अल्लाह की इस रहमत का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ आज़ादी के जश्न में शामिल होने का ये जो एक एफ़र्ट है, वो अगस्त से ही आगाज़ उसका होता है और हम चाहेंगे कि आप भी हमारी इन सेलिब्रेशंस का हिस्सा रहें। और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपकी मुलाकात अचीवर्स से कराएं, उन यंग लोगों से और इवन उन बड़े लोगों से एज वाइज कराएं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और यंग जनरेशन को ज़रा हम ज़्यादा इन फोकस रखेंगे क्योंकि एज़ यू नो 60 to 70% हमारी पॉपुलेशन यूथ की है, 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। और जहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यंग लोगों की, वहाँ पे हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा है। ब्रेन ड्रेन से मुराद ये कि हमारे बेस्ट माइंड्स और टैलेंट्स जो हैं, टैलेंटेड लोग जो हैं, वो बाहर चले जाते हैं और फिर हमारी इकोनॉमी और हमारी टेक्नोलॉजी ये कैसे ग्रो करेगी। देखिए, जो एक ये मसला है कि लोग बाहर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें अपने सिस्टम्स को ठीक करना होगा। हमारी एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, जो किया भी जा रहा है। और हमारे जो टैलेंटेड यंग लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी होंगी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के जो सीएम्स हैं उनको तो दूंगी सो दूंगी, लेकिन स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए, चाहे बिज़नेस लोन्स हों, चाहे अपने घर बनाने के लोन्स हों, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी हो। किसान कार्ड को अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत से एफ़र्ट्स मैडम कर रही हैं। और मैं हमारे व्यूअर्स को भी इनकरेज करूँगी कि आप भी आउट ऑफ द वे जाके इन एफ़र्ट्स का फ़ायदा उठाएँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें और अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी बनाएं। और ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो एक सोच होती थी ना एक ज़माने में कि बाहर जाएंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, सबसे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इस वक्त पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान में लोन्स, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स कौन सी चीज़ है जो नहीं दी जा रही। हेल्थ का सिस्टम भी अगर आप हमारा देखें, हाँ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में ऐसे ब्रिलियंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं आपको नहीं मिलते। हमारे मुल्क और हमारी ज़रूरियात के हिसाब से जिस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। एंड द पॉइंट इज़ हम भी अपना हिस्सा डालें। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है। किचन में शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जैसे कि आप जानती हैं, जैसे ही 1 अगस्त आता है तो हम अपनी तैयारियां पकड़ लेते मुकम्मल कर लेते जैसे हैं। लोग रमज़ान में ही ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हम भी अपनी ईद 14 अगस्त की जो ईद है उसको सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम द 1 अगस्त। बिल्कुल। तो आपकी 14 अगस्त की तैयारियां कब शुरू होती हैं? 14 अगस्त की तैयारियां ज़ाहिर है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाती हैं। और क्योंकि क्या कहते हैं, अगस्त तो एक बहुत ही खूबसूरत महीना है हमारे पाकिस्तान के लिहाज से कि हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या हल्ला गुल्ला होता है और कितना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। घरों में भी खाने बना के लोगों को इनवाइट करते हैं और वैसे भी हम अपना सेलिब्रेट करते हैं। और हमें अपना मुल्क वाकई बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल। और जहाँ हमें अपना मुल्क जान से प्यारा है, वहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई बहनों को भी
हाँ जी। अपना मुल्क जान से ज़्यादा बिल्कुल, प्यारा है। बिल्कुल। और आज मैं बात करना चाहूँगी यौम इस्तेहसाल की 5 अगस्त 2019 की। जी। व्यूअर्स देखिए 5/2019 का जो भारतीय इकदाम मतलब इकदाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर हम कुछ दिन ज़रूर बात भी करेंगे और आपको रिमाइंडर भी देंगे और चाहेंगे कि आप भी उस पर मज़ीद रिसर्च करें अगर आपके पास फॉर सम रीज़न इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। कश्मीरी लोगों का खून और उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाई बहनों के अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत तब तक जारी रखेंगे जब तक उनके बुनियादी हक और ख़ुद इरादियत उनको नहीं मिलेगी। बिकॉज व्यूअर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर कि आपको किसी भी किस्म की फैसिलिटी जो है वो ना प्रोवाइड की जाए, चाहे आप बात करें अद्वियात की, चाहे आप बात करें खुराक की, चाहे आप बात करें इंटरनेट की। हर चीज़ के ऊपर सख्त पाबंदी लगाई गई है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है और व्यूअर्स, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है एज़ पाकिस्तानीज़ अपने कश्मीरी भाई बहनों की फैमिली होने के नाते, उनके साथ खड़े होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं। आलमी फ़लाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को अब वो जो कहते हैं ना कि बातें और वर्बल बातों से आगे भी एक आलमी मतलब उनको ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिनसे एक्चुअली डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। हम कश्मीरी अवाम के जीने के हक़, आई मीन बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनकी इंसानी आज़ादी और उनकी सपोर्ट में हर फोरम पे हमेशा आवाज़ उठाएंगे और जद्दोजहद करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि आप भी हमारे प्यारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है, सबकी दुआ है और हमारे कश्मीरी भाई बहनों की दुआ है कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी। आज से हमारी 1 अगस्त की सेलिब्रेशन जारी है। तो जैसे कि आपके साथ शेयर किया, हमारे मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्ट, एक रनाउंड सिंगर अमीर शौकत अली भी हमारे साथ हैं। उनसे भी मुलाकात रहेगी, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी तैयारी 14 अगस्त की कब से स्टार्ट होती है। कि ऑफ कोर्स बीइंग अ टीचर, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से यंग लोग भी इनके ज़ुमरे के अंदर आते हैं। सो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में और किचन में हम क्या बना रहे हैं शेफ नूर? चिकन कह रही हैं। किचन में हम बना रहे हैं जी चिकन पालक। तो चिकन ही बन रहा था, तो चिकन कह के हंस क्यों रही है? नहीं, वो मैं चिकन को ना किचन बोल रही हूँ। वो आप अक्सर करती हैं, ये तो कोई नई साथ बात हम नहीं। बना रहे हैं देगी चावल। चले जी, मैंने अपना एप्रन पहन लिया क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि आपने हांडी रोटी करवानी है मेरे से। ठीक है ना? तो ये ले जी, हमने अपना एप्रन पहन लिया। तो आज हम बना रहे हैं पालक चिकन। लेकिन यार पालक चिकन क्या होता है? पालक गोश्त होता है। मैंने तो चिकन पहली दफ़ा ही, मतलब हाँ जी। मैंने यहाँ पिछले 10-12 साल में ही मैंने पालक और चिकन की कॉम्बिनेशन खाई है, वरना तो पहले हमेशा पालक गोश्त होता था। बीफ में भी बहुत मटन या अच्छा बनता बीफ। है। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये कोई नई फनकारी है। उसी तरह जिस तरह आलू चिकन एक नई फनकारी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसमें हमने करना क्या है? हमने प्याज को जब सौते हो जाएंगे तो साबुत गरम मसाला डाल देंगे। इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए क्रैकर किया तो लहसुन अदरक की पेस्ट सारी, क्योंकि देखें हमारा चिकन माशाल्लाह से वो पड़ा हुआ है उसमें। चिकन माशाल्लाह से पड़ा हुआ मतलब अच्छा काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट जितना इसमें डलेगी ना मसाले, उतना ही फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम राइस बना रहे हैं, इसकी यखनी बना रहे हैं हमने। इसकी बोन्स तो मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने इसकी गर्दन से यखनी बना रही हूँ। अदरक डाला हुआ है और बीच में बस मैंने खोल के दिखाया ना ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता हाँ चले। जी। हाँ, मैं यखनी बना रही हूँ। इसमें मैंने जो है आपने उठाने वगैरह के लिए ढक्कन को यूज़ तो इसमें मैंने डाला हुआ है, गर्दनों की यखनी अच्छी बनती है, बोन से काली हो जाती है। और इसमें अदरक डाला हुआ है। आपके पास कोई गाजर है, कोई फूल गोभी है, सब्ज़ प्याज है, वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले, जी, उसके बाद हम आएंगे। इसको वापस रख दूँ? हाँ जी।
चिकन पालक के लिए चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, पालक हमें चाहिए 2 किलो, दूध 1 कप, क्रीम ऑप्शनल है 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सूखी मेथी 1 पैकेट, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधा कप, अदरक 1/4 कप, तेल 1 कप। देगी चावल के लिए जी चावल 1 किलो, यखनी 4 कप, नमक हस्बे जायका, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद चॉप, अदरक 1 खाने का चम्मच चॉप, जर्दे का रंग आधा चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप। प्याज को देगी चावल देखें बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इतना उसमें गरम मसाला ना डाला करें कि हर बाइट नहीं। वैसे कह रही हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जब देगी चावल बनाते हैं तो कहते हैं ओए मसालों से फ्लेवर आएगा, तो इतने ज़्यादा सूखे वो जो अब देखें ना, जैसे आपने 2-3 बड़े पीस बाकी जीरा वगैरह और इस तरह की चीज़ें लोग इतना डाल देते हैं और मुँह में बड़े बड़े पीस आ रहे होते हैं मसाले के। तो सबसे पहले हमने जो है वो प्याज को जो है वो सौते कर रहे हैं। जो ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल के 1 मिनट के लिए क्रैकर करेंगे और उसके बाद हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो उसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। जब चिकन थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम अपने सारे पिसे हुए मसाले डाल देंगे और मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी सूखी मेथी, और सूखी मेथी डाल के हम इसमें 2 कप पानी डाल के चिकन गलने के लिए रख देंगे। उधर हम अपनी पालक को जो है अच्छे तरीके से हमने इसको स्टीम करना है, क्योंकि पालक में पानी नहीं डालना। और ढक्कन जो है ना आपने ऊपर से हटा देना ताकि इसका कलर जो है ना बिल्कुल ये ग्रीन रहे। और इसमें जो है हम फिर पालक को बॉईल करके ठंडा करेंगे। इसमें दही और सब्ज़ मिर्चें डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, चॉपर राइस करेंगे, क्योंकि अगर हम ग्राइंडर में हमने डाला तो बिल्कुल मशी हो जाती है, बिल्कुल जैसे चटनी होती है। तो हमने इसको चॉपर, जैसे कि ये वो हमारा चॉपर पड़ा हुआ है, चॉपर में हम चॉप कर रहे हैं, वो डाल देंगे। और उसके बाद जनाब हमने जब चिकन हमारा गल जाएगा तो हमने पालक और 1 कप दूध डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। और फिर उसके बाद सब्ज़ जो है वो सब्ज़ धनिया डाल के आप इसको उतार लें और आपकी जो हल्की आंच पे रखें ताकि उसका ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि पालक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करती है। हाँ ठीक है। और अब हमें चाहिए जी इसके देगी चावल के लिए हमें चाहिए ऑयल में हमने अदरक, सब्ज़ मिर्च और साबुत गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकर किया। और उसके बाद हमने अपना यखनी और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आप। और इसकी जो क्या कहते हैं, और बात ये कि थोड़ा सा अगर डाल दें तो उसमें बड़ा मजे का फ्लेवर आ जाता है। हाँ जी, ये मैंने डाला। वैसे भी आपने यखनी में उसको बनाना है, थोड़ा सा चिकन पाउडर भी आ जाएगा तो जायका उसका प्योर गरम मसाले से ज़रा शिफ्ट होके उसमें आ जाएगा जी। और उसके बाद जो है आप जब पानी बॉयल होगा चावल डाल दें। और उसके बाद जो है आप जब पानी दम पे लगाएंगे हम तो उसमें फूड कलर डाल के इसको दम लगा देंगे। और बस फिर जिस वक्त दम खोलेंगे इसको मिक्स करके तो फिर हम सर्व कर देंगे पालक चिकन के साथ। बिल्कुल। थोड़ा सा इसको मैंने साइड पे कर दी, उबल के बाहर आ रहा है। अब ये देखें ना, मेन तो व्यूअर्स यही चीज़ होती है कि प्याज आपके ब्राउन हो जाए। वंस आपके प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो बाकी मसाला जो है वो आसानी से बन जाता है। तो अभी तो हम प्याज को ही कुक करने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बाज़ लोग बहुत कम प्याज डालते हैं। अगर आप प्याज देखें, हमारी पालक है अभी और भी है, हमारी चॉप हो रही है, ठीक है। अगर हम इस जैसे ये जो है राइट जी, इसमें क्या क्या हमने डाला है? इसमें हमने दही और ये सब्ज़ मिर्चें डालनी है हमने, थोड़ी सी ऊपर से डाल लेते हैं। चलो ये लो, चलो ये लोगे। आई थिंक हमारा पालक भी जो है वो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया ग्राइंड सारा। तो अब ये सारी चीज़ें अब दही के साथ क्यों ग्राइंड किया? क्योंकि हमने इसमें टमाटर नहीं डालने। आपको पता पालक में पालक और टमाटरों का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता और डालते भी नहीं। नहीं, बहुत से लोग डालते हैं। अब क्या बात करें, मैं नहीं डालती। बड़े लोग जो हैं वो टमाटर का वो पूरा डालते हैं। ये हो गया डन जी, ये डन हो गया हमारा। चले जी, ये भी हम साथ साथ आपकी सारी चीज़ें हमने का एक दफ़ा कंप्लीट कर दें। अब जैसे कि ये प्याज थोड़े से ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं, डाल दूँ? अब इसमें हम मसाला एटलीस्ट ये डाल देते हैं थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए। होता ही है कि ये देखें हमारी पालक जो है देखें बिल्कुल मशी नहीं हुई हमारी। ये देखें हमने चॉपर में इसको किया तो ये देखें बिल्कुल जो है ये थोड़ी खड़ी खड़ी है, क्योंकि अगर आपकी पालक बिल्कुल मशी हो जाएगी तो फिर आप जितना मर्जी ऑयल डालें इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। वो पालक जो है ना
बहुत मशी हो जाती है तो पालक जो है वो तेल को जैसे कहते हैं ना पी जाती है, वैसे हो जाता है। और एक और चीज़, मेरे पालक में ना नॉर्मल से ज़्यादा में मुझे लगता है नमक डलता है। पालक ऑलरेडी नमकीन होती है तो नमक ज़रा देख के डालें आप। अच्छा, देख के डलता हाँ है। जी। कड़ी में नमक जो है वो हाँ नॉर्मल जी। से ज़्यादा डलता है। पता नहीं वैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों नहीं का नहीं, कड़ी में भी नमक कम डालना चाहिए। जिस वक्त कड़ी पक जाती है ना, नमक खुद ब नहीं खुद कम होता है। डालना हाँ, चाहिए, लेकिन होता ये है कि उसका नमक हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है। जी। ए लो देखिए हमारी ढक्कन यखनी, तुसी हाँ की जी। एल यूज़ कर लो ना। यखनी। अच्छा, अब इसमें डालूं अदरक लहसुन के? अभी भी हाँ नहीं। जी, हाँ थोड़ा सा बस ज़रा सा हो तो ये डाल दें लहसुन अदरक, ठीक है। बस 1 मिनट होगा। आज तो प्याज ने ही सारा टाइम ले लिया फ्राई होने में, हद ही हो गई है वैसे। कभी कभी ना प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा ये टाइम पानी बहुत है प्याज में, आपको पता है आजकल बारिशें हो रही है, पानी वाले ही प्याज आ हाँ, रहे तो वो हैं। बहुत ज्यादा ना उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स जितना ज्यादा नमी होगी एयर में जी। उतनी ज्यादा चीजों के अंदर भी नमी आएगी। सो इट टेक्स अ मिनट। मैं वही कहती हूँ ना कि बट प्लीज इधर मैं फिर आपको एक दफा रिमाइंडर दूंगी कि वो जो बने बनाए फ्राइड प्याज आपको मार्केट में मिलते हैं ना, प्लीज वो मत लिया करें। पता नहीं उस पर क्या लगाया हुआ होता है। आप जब उसको फ्राई करते, उन प्याज को यूज करते हैं खाने में, तो आपकी डिश अजीब गाढ़ी सी हो जाती है। आप पता है उसमें क्या लगा होता है? मैदा। मैदा, जी, कॉर्नफ्लावर, मैदा, आटा ये लगा होता है ताकि तो वो बहुत जल्दी हाँ जी। क्रिस्पी हो जाए और उसको हाँ रंग जी। आ जाए और अंदर। प्याज तो वैसे ही इतनी जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। आप प्याज को खुले ऑयल में फ्राई करें, लेकिन आपने उसको चम्मच नहीं लाना। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप फ्राई में ऑयल डालें, प्याज डाला, प्याज को हमने चम्मच नहीं ज़्यादा हिलाना, ठीक है। और अब वो उसको हिलाते जाएं, हल्का सा 1 चम्मच हिलाएं। जब ब्राउन होना शुरू होंगे ना साइडों से, फिर आप उसको 1 दफ़ा चम्मच हिला दें। जब ब्राउन हो जाएंगे तो आप उसको जो है वो जो बड़ा वाला चम्मच होता है उससे निकाल के फैला दें, वो क्रिस्प हो जाएंगे। आप उसको फिर एयरटाइट डिब्बे में, कंटेनर में, किसी में भी डाल के फ्रिज में रख दें, आपके ख़राब नहीं होंगे। एक बात मैंने ख़राब होने की जो बात हो रही है, देखें खाने पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ों का तो हम ख्याल करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका हम अक्सर ख्याल नहीं करते हैं वो है अगस्त के महीने में हर बंदा एक्साइटेड होता है, तो क्या करते हैं कि झंडियाँ वगैरह, फ्लैग्स वगैरह अपने छत पे लगा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लगाएं आप झंडा अपनी रूफ पे, झंडियाँ भी लगाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने झंडियाँ लगानी है और ये सारा कुछ करना है, तो इस चीज़ का भी तो लिहाज करें ना कि वो ज़मीन पे ना गिरे। बहुत ज़्यादा बेअदबी होती है। बहुत बेअदबी होती है। एंड द फैक्ट इज़ इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम इस तरह की गलत चीज़ ना करें। देखिए, एक तरफ हम बच्चों को कहते हैं कि जी एहतराम करना है, ये करना है, वो करना है, और दूसरी तरफ फिर जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो वो बड़ी ही एक नेगेटिव चीज़ होती है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक रिकमेंडेशन भी है कि देखें, अगर आप लोग वो वाले लोग हैं कि भाई एक दफ़ा एक चीज़ लगा दी तो बस भूल ही गए और उसको हमने सीधा नहीं करना, तो फिर आप मत बॉदर करें। बिकॉज फ्लैग लगा हुआ होता है। हाँ 14 के बाद 15 तारीख को तोबा इस्तगफार, झंडियां जमीन पे गिरी होती हैं, लोग उन पे पैर रखते हुए गुजर रहे होते हैं, इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। बिल्कुल सही कह रही हैं। थोड़ा सा इस बात के बारे में माइंडफुल हो। देखिए, एक तरफ से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मुल्क को, और दूसरी तरफ से आप अपने ही झंडे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि झंडे को नीचे नहीं, रुख मुंह नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो जब इतनी बड़ी बात भी कही जाती है, तो जब जमीन पे आपका फ्लैग गिरा हुआ होगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल व्यूअर्स। जहाँ पे बाकी चीज़ों का एहतराम करते हैं, वहाँ पे ये वाला एहतराम हमने ही अपने बच्चों को सिखाना है, और अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो अपने घर में बच्चे जब अंदर भी झंडियाँ लगा रहे होते हैं, तो वो जब जमीन पे रखने लगते हैं तो मैं कहती हूँ ज़मीन पे मत रखें बेटा, टेबल पे रखें, प्रॉपर तरीके से करें। हमने बच्चों को बताना है ना, अब वो बच्चे हमने उनको सिखाना है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग आजकल इतनी ज़्यादा तमीज़ और तरबियत की कमी हो गई है कि बेसिक बच्चे सलाम दुआ तक नहीं करते हैं, तो मतलब उनको ये क्या हमने सिखाना है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सही कह रहे हैं। एनीवे, यहाँ मसाला कहाँ तक पहुँचा है जी? बस जी, हम इसमें बस ज़रा सा ये हो तो बस चिकन डाल देंगे। इसमें अब हम चिकन डाल, इसमें मसाले नहीं डालने अभी, स्पाइसेस वगैरह? चिकन थोड़ा फ्राई होगा उसके बाद डालेंगे। उसके बाद डालेंगे। अब वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, बिकॉज देयर इज एन अब्जॉर्बेंसी इशू, और क्योंकि इतना ज़्यादा नमी है आजकल, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुकिंग टाइम, जैसे अगर आप ऊंची हाइट्स पे जाते हैं, आपने कभी नोटिस किया, आप नथिया गली या किसी अप नॉर्थ की जगह पे जाएं, तो वहाँ पे खाना पकने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। एल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है, खाने के अंदर कितनी नमी, उन सी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो खाना तो पूरा व्यूअर्स एक साइंस है, और उस साइंस को फॉलो करेंगे तो तभी आप वो जो कहते हैं ना कि सक्सेसफुली एक अच्छे होम शेफ बने। और खाना मैं कहती हूँ एक आर्ट है आपका, ये नहीं है इसमें मूड की कि आपका मूड अच्छा नहीं है तो खाना जो है वो नहीं है, बुरे मूड वाला तो खाना वैसे ही इतना बद जाएगा। आपने, आपका मूड अच्छा है, आपका नहीं अच्छा, आपने खाना दिल से बनाना है बस, वरना ना बनाए।
क्योंकि ज़ाया ही होना है। वरना ना बनाएं, बिल्कुल हाँ, सही हाँ। कह रही हैं, बिल्कुल ना बनाएं, आपका खाना वाकई ज़ाया हो अच्छा, जाएगा। हम अपने काम और मामलात तो कर ही रहे हैं, हम अभी जाएंगे ब्रेक की तरफ। तरीका अब ये बता दें कि आगे करना क्या बस क्या है। इसमें हम चिकन डालेंगे, चिकन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, मसाले डाल देंगे और मसाले डाल के उसको हल्का सा भूनेंगे, पानी डाल के रख देंगे गलने के लिए। वो हमारा चिकन गल गया। हमने ये देखें, हमने दही वाला ये डाल देना है, हमने पालक और साथ हमने 1 कप दूध डालना है, वो उसमें पकेगा और जो है हमारा जो है वो बिल्कुल पालक रेडी हो जाएगी जब ऑयल ऊपर आएगा तो। बिल्कुल सही। हम इस स्टेज पे इसलिए चिकन नहीं डालना चाहते क्योंकि देखिए जब तक मसाला कुक नहीं होगा, बार बार आपको कहते हैं मसाला भून के जी। तो प्रॉपर वो भून जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेजेस करेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स की, स्पेशली जो बेली फैट होता है, फिर एक विसरल फैट भी कहा जाता है, तो कौन सा वाला फैट जो है वो सबसे डेंजरस है। और बेली फैट के एक्चुअली बहुत से नेगेटिव कॉनोटेशंस भी होते हैं, लाइक जिन मर्द हजरात के कहा जाता है और ख़वातीन के पेट पे बहुत चर्बी होती है, उन लोगों का ज़्यादा चांस होता है खुदा न खास्ता कि वो हार्ट अटैक की तरफ जाएँ। सो एहतियात और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स जो हमारी बॉडी पे होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी है। किरण अजवर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा किरण, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द शो। दूसरी बात, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट। देखिए बेली फैट तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत से किस्म के फैट्स की आजकल गुफ्तगू हो रही होती है। जैसे शेफ नूर ब्रेक में आपको कह रही थी कि जी बेली फैट पे ज़रूर बताइएगा, फिर सुना है फैटी लिवर भी होता है, फिर कहते हैं कि जी पूरे आपके ऑर्गन्स पे भी फैट चढ़ जाता है। तो कितने किस्म के फैट्स हैं जो आपके जिस्म पे चढ़ जाते हैं, आप समझ रहे हैं? जैसे स्किन के लेयर्स होते हैं, डर्मल, एपिडर्मल, ये वो, तो फैट के भी टाइप्स है क्या? जी बिल्कुल। देखें, जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि बेली फैट, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगी, वो बहुत कॉमन है लेडीज़ में भी और मेल्स में भी। आपने देखा होगा जो लेडीज़ की बेली होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन साइड पे होती है, जिसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी के बाद लोअर बेली पार्ट आपका बढ़ जाता है, उसमें फ़ैट भी रह जाता है और थोड़ी बेली सगी हो जाती है नेचुरली। दूसरी चीज़ ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पीसीओएस, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत कॉमन है। लेडीज़ का जो बेली है, अगर आप देखें तो हम उसको पिंच कर सकते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन किरण, सिर्फ वो खवातीन नहीं जिनके बच्चे हुए हैं। हाँ, मैंने तो बहुत सी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनकी बॉडी जनरली बड़ी, जिसको कहते हैं ना पोली पोली होती है। आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन, पंजाबी में उसको पोला कहते हैं। जो फुल बॉडी पार्ट आपका जरा वो सॉफ्ट और मतलब नहीं, बट पेट पे ना, जैसे मेरी एक दोस्त की बेटी है, शी इज ओनली 14 इयर्स ओल्ड और उसके पूरे पतली सी बच्ची है और उसका पेट भी निकला हुआ है और वो बिल्कुल जैसे रुई की तरह नरम नहीं होता वैसा है। तो ये देखें, जो बच्चियां हैं, टीनेजर हैं, उनका जो साइकिल है पीरियड्स का, वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। प्लस उनके लाइफस्टाइल, बच्चियों का आजकल आपको पता है प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में अर्ली एज में ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और आपने देखा है इस अर्ली एज में भी उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है लड़कियों का, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है आजकल। तो सबसे ज़्यादा ये जो बच्चियां हैं उनको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। पानी का इंटेक उनका अच्छा नहीं होता। बड़े तो थोड़े समझदार होते हैं, चलो पानी का इंटेक अच्छा हो गया, देख के खा लिया, जितने नूडल्स हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, तो वो सारी उनकी लाइफस्टाइल को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और स्पेशली जो उनका हार्मोन्स है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो सारा जो उनका फैट है ना वो जमा ही बेली पे होता है। हाँ, तो और मर्दों में भी अगर आप देखें तो मर्दों का लोअर नहीं होता, उनका पूरा ही पेट निकला होता है। अब आप स्किनी सा लड़का देखेंगे, बिल्कुल दिखने में आप कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही पतले से, और एक पेट वो जो कहते हैं टिड्डी निकली हुई होगी। अच्छा, मर्दों में ना बहुत ज़्यादा कॉमन है विसरल फैट ज़्यादा होना एज कम्पेयर टू लेडीज़। उन्हें विसरल की होता है। हाँ,
जो आपके ऑर्गन के आसपास, ऑर्गन में सारा फैट, जिगर पे चर्बी हाँ, चढ़ गई, है। गुर्दों पे चर्बी चढ़ गई, दिल की fatty liver शरियानें देखें, फंसनी बंद टाइट होने शुरू हो गई। तो फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, सारा लिपिड प्रोफाइल है, वो मर्दों का एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ ज़्यादा ख़राब होता है। एक तो उनकी डेस्क जॉब होती है, वर्कआउट वो नहीं करते। आपको पता है मर्दों का स्ट्रेस डिफरेंट होता है, मर्द एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम लेडीज़ की तरह। तो वो जब कॉर्टिज़ोल उनका हाई रहता है और लाइफस्टाइल उनका ख़राब होता है, दोस्तों में बैठना, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, चर्बी वाले फ़ैट ज़्यादा खाना, तो उनका स्पेशली ज़्यादा देखा गया, आपने देखा होगा कि मेल्स का परसेंटेज ज़्यादा है हार्ट अटैक का, लेडीज़ को ज़रा कम होता है। उनका लिपिड प्रोफाइल अक्सर ख़राब आता है। जब भी आपका हार्ट बेली है तो आपने ये डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक कराना है। खैर खुद से अंदाज़ा नहीं करना कि हमारी बेली ऐसी है तो हमें ये है, अपने टेस्ट कराएं रेगुलरली, लेकिन काफ़ी इंडिकेट करता है कि अगर आपका बेली थोड़ा हार्ड है तो डेफिनेटली आपको लिपिड प्रोफाइल, अपना ये सारा चेकअप, अपना ECG ये रेगुलरली कराना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है? आजकल स्ट्रेस से ज़्यादा जिस टर्म को यूज़ किया जा रहा है वो कोर्टिज़ोल है। हाँ। और लोग कहते हैं जी कोर्टिज़ोल की वजह से इनका जो है फैट बहुत बढ़ता जा रहा है, या इनकी ओबिसिटी का प्रॉब्लम है, हाँ। या वज़न कम नहीं कर पा रहे। तो कोर्टिज़ोल या स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, जी। उसका क्या ताल्लुक है? देखिए स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है। अब तो अवेयरनेस इतनी है कि ये बात सबको पता है। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में है, बस उसको ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आप डिफरेंट अपनी लाइफस्टाइल चेंज, अपनी स्लीप हैबिट्स अगर बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, वैसे ही आपका कॉर्टिसोल डाउन होता है। अल्लाह ताला ने हमें हर्ब्स दिए हैं काफ़ी सारे इस तरह के, जैसे डाइट कि? में मोरिंगा है, उससे आपका होता है। मैग्नीशियम अपने उसमें करें, ग्लाइसिनेट वर्जिन आपको वैसे मिल जाता है, अपने फूड में ऐड करें। अपना भाई अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं, आपका फीड भी बढ़ जाती है Right. और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो स्ट्रेस को Metabolism कम भी- करता है तो आपका हाँ, फीड बढ़ती है। तो जब आप रात में लेट सोते हैं या आपका स्ट्रेस है, स्पेशली जो लोअर बेली पार्ट है उस पर कॉर्टिसोल की वजह से इफ़ेक्ट होता है, आपका फैट इधर जमा होता है सारा लोअर पे। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा तब भी उनका वेट नहीं कम होता। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि 70% डिपेंड्स व्हाट आर यू ईटिंग, 20% आपकी एक्सरसाइज है, 10% आपका रूटीन है जिसमें स्ट्रेस है और आपकी नींद को है। पूरा करना, पानी जी, को पीना, पानी वो को अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा करना, राइट? बिल्कुल। बिकॉज मुझे जिस चीज़ की कुछ मैंने एक दो जगह पढ़ा कि देखिए अगर आपको पूरी बॉडी पे वेट चढ़ता है, 5-6 पाउंड ऊपर 5-6 पाउंड नीचे, वो तो खैर है, लेकिन अगर आपको हमेशा जब वेट चढ़ता है पेट पे ही चढ़ता है तो फिर आपको परेशान होने की और आपको सबसे पहले टेस्ट कराने चाहिए अपने HbA1c, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, आपका थायराइड फंक्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपका फैटी लिवर लेडीज़ में भी और मेल्स में भी, ये वाले अपने टेस्ट कराने हैं, कोलेस्ट्रॉल कराना है एवरी 6 मंथ या एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1 ईयर में अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ओबिसिटी के बारे में आप क्या कहेंगी? बिकॉज लास्ट वीक हमने ओबिसिटी पे भी मैंने बात की कि देखें 2 किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एक ओबिसिटी है और एक है जिसको और बिंज ईटिंग या जिसको वो होता है, और एक होता है पर्जिंग बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ओबिसिटी एक बीमारी तो है, लेकिन ओबिसिटी में यूजुअली ये होता है कि सर से पाँव तक आपको वजन चढ़ा होता है ज़रूरत से ज़्यादा। उसके क्या नुकसान है? देखें उसके तो ओवरऑल आपको स्लीप एपनिया जो कि आजकल बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, वो आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपका सारा यहाँ पे भी फैट है, आपके कंधों पे फैट है, आपके सारे ऑर्गन्स की तरफ फैट है, तो एक ये स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें तो टोटली इंडिकेट करता है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अरसे से ख़राब है, आपकी ईटिंग हैबिट प्लस आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो वो साफ जाहिर होता है कि पूरा ओवरऑल इस इंसान का लाइफस्टाइल ख़राब है। और पूरा लाइफस्टाइल पे फोकस करना है एक सस्टेनेबल ईटिंग के साथ, और ये एक लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट करना पड़ता है अगर आपने अपना पूरा BMI ठीक करना है। थायराइड रिलेटेड वेट गेन क्या होता है? क्योंकि थायराइड में सुना है ज़्यादा भी हो जाता है वजन और बिल्कुल कम भी हो जाता है, ये क्या होता है? हाइपोथायरिज्म जो है, हाइपो जो ज़्यादा कॉमन है उसमें वेट गेन है, जो हाइपर है उसमें वेट लॉस होता है। ठीक है, दोनों ही ख़राब हैं, क्योंकि आप नेचुरल वे में वेट कम करें वो बेहतर है। अगर आपको कोई बीमारी हुई है और आपका वेट कम हो रहा है सडनली और काफ़ी कम होता है, जिसमें आपका मसल मास काफ़ी ज़्यादा
फैट से ज़्यादा आपका मसल मास कम हो रहा होता है। तो थायराइड फंक्शन काम ये करता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत असर करता है। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और अगर आपका थायराइड सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। इसके साथ मसला ये होता है कि लेडीज़ डाइट भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन उनका वेट बहुत मुश्किल से कम होता है। ये अंडरस्टैंड करना पड़ता ओके, तो ये सारे मसाइल अगर आपने रिजॉल्व कर लिए, अब मुझे बताएं कि वज़न कम करने के लिए, स्पेशली बेली फैट करने के लिए, आप टिप्स या तरीके, ट्रिक्स नहीं कहना चाहती क्योंकि ट्रिक्स जो है आपको वो 2 मिनट के लिए काम करती हैं, फिर वापस चीज़ मुड़ जाती है। देखिए, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है कि देखिए इंसान ने थायराइड चेक करा लिया, वो भी हल करा लिया, इंसान की इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी आपने मैनेज कर ली, क्योंकि देखिए आजकल हर बंदा सबसे पहले जाता है टीकों की तरफ कि यार वो वेट वाले कम करने वाले टीके लगा लो, या अजीबो गरीब किस्म के क्रैश डाइट्स। आजकल बस यही ट्रेंड है। और पहले एक वक्त आया था जब हर बंदा जाके लाइपो करा रहा था कि लाइपोसक्शन करा लेंगे, बट ये तो अब एस्टैब्लिश्ड बात है कि लाइपोसक्शन से आपका वजन कम नहीं होता, आप सिर्फ अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी वापस आ जाता है। इंजेक्टेबल्स जितने भी हैं आप ज़रूर, आप तो सब रिसर्च कर सकते हैं, इसमें आपका 40% मसल मास कम होता है और 60% आपका फैट। जब आप ये इंजेक्टेबल छोड़ते हैं, अगर फिर भी आपने लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं किया तो ये दोबारा वापस आता है फैट, और वो जो मसल लॉस होता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि आप 30-35 के बाद वैसे ही मसल लॉस एवरी ईयर हो रहा होता है, और आगे की जो ज़िंदगी है वो हमने मसल पे ही गुजारनी है, जिसमें वो जो मेरे मेंबर्स हैं अक्सर कहते हैं कि हमारी नी में दर्द है तो कुछ है, मैं कहती हूँ मसल गेन पे फोकस करें, क्योंकि बोन डेंसिटी आपकी रिलेट आपकी करती है आपके मसल। जितना अच्छा आपका मसल होगा, मसल आप प्रिजर्व करेंगे, अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर्स लेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जितनी हम लोग सोचते थे कि प्रोटीन की हमें इंटेक की ज़रूरत है, उतनी हमें ज़रूरत नहीं। देखें, प्रोटीन हमारी जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, हमें इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन भी ना हो। आप ज़रूर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोटीन लें, उसके साथ फाइबर भी इंक्लूड हो और हेल्दी वे में कार्ब भी हो। अब आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको एक 80 ग्राम तक एक जनरली प्रोटीन आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अपने प्रोटीन को हमेशा चाहिए कि ब्रेक करके और किस क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं। ये भी तो है ना, अब आपने अगर जाके बाजार से किसी फास्ट फूड चेन से जाके फ्राइड नगेट्स ले लिए हैं या कोई बर्गर की पैटी आपने निकाल के खा लिया, तो उसमें मैदा और पता नहीं क्या क्या और चीज़ें पड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो घर पे कोशिश करें, चीज़ें बनाएं, ग्रिल्ड, स्टीम्ड, आजकल कितनी रेसिपीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और आप ये अपने लिए अच्छे फैट्स लें, अच्छे फैट्स लें, हेल्दी फैट्स हैं, ओमेगा 3 है, आपके नट्स में है, आपकी सीड्स में है, चिया सीड्स में है, तो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो मैं अपने क्लाइंट्स को मील प्लान बना के देती हूँ। उसमें हम खाते सब कुछ हैं, बट विद इन पोर्शन खाते हैं, विद इन लिमिट खाते हैं, हर फूड ग्रुप पे फोकस होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डेयरी, फाइबर, फैट्स, तो सारी चीज़ों की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। रात का खाना आप जल्दी खाएं, मूवमेंट करें, अच्छा पानी पिएं और रात की नींद पूरी करें। तो ये ओबेसिटी या बेली फैट हो या फैटी लिवर हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती हैं। यहाँ पे ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि विदाउट प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस बहुत से लोग ऑनलाइन पढ़ के ना टीके लगाना शुरू हो गए। आजकल तो मिल रहे हैं, फार्मेसीज पे आपको इजीली ओपनली मिल रहे हैं। तो मैं आपकी राय एज अ मेडिकल प्रोफेशनल जानना चाहती हूँ किरण के क्या ये ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग ना चैट जीपीटी से पूछ के ना उसको कर रहे हैं और इजीली कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे बेटे को जब इस पे डाला गया, क्योंकि वो ओबेसिटी की तरफ थे हमजा, तो जब उनको डाला गया इन इंजेक्शन पे तो उनके बड़े टेस्ट हुए थे, बड़ा उसका वर्कअप हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था कि जी पहले हम इसका पूरा चेक करेंगे, और क्योंकि हमजा डायबिटिक और प्री डायबिटिक के वो जो लिटरली 0.1% का डिफरेंस था, तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये प्रॉपर डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज़ में चला जाएगा, इसको हमें ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो सब ट्रेंडिंग में है। तो उन्होंने कहा ये बना ही ऐसे लोगों के लिए था, लेकिन हर बंदा कर रहा है, कोई टेस्ट नहीं कराते, कुछ नहीं कराते। तो मैं आपसे एक तरह से एक पब्लिक सर्विस मैसेज लेना चाहती हूँ कि एज अ प्रोफेशनल आपकी राय अच्छा, ये इंजेक्टेबल्स कुछ सर्टेन लोगों के लिए बने थे जो कि अब वेट लॉस इंजेक्शन के तौर पे आम मिल रहे हैं,
लेकिन ये हमें अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं स्पेशली उनको, जिनको ओबीज़ है, जो बेड रिडन है या वर्कआउट नहीं कर सकते, एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है और ओबेसिटी उनके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है ऑलरेडी, उनके लिए ये इंजेक्शंस हैं और प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी डोजेज सेट की जाती है। इससे पहले आपके टेस्ट होते हैं कि आप इस ड्रग्स के लिए या इंजेक्टेबल्स के लिए केपेबल हैं कि नहीं है, आपकी मेडिकल कंडीशन आपको इजाज़त देती है। प्लस इसके साथ आपको ग्रेजुअली वो आपकी डोजेज बढ़ाएंगे, आपके हिसाब से बढ़ाएंगे, आपके वेट, आपके रूटीन के हिसाब से। प्लस इसके साथ आपको मेडिकेशन कुछ देते हैं वो, कि आपको नोज़िया है या एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें, इस सब को केटर करते हुए ये डॉक्टर की सलाह के बगैर तो बिल्कुल नहीं लेना। प्लस ये मैजिक इंजेक्शंस नहीं है, आपने इसके साथ अगर खाना है, क्योंकि इसका काम क्या है, आपकी एपेटाइट कम करेगा। अब देखिए ना, हर बंदा इसको लगा, अब जिस तरह मैंने जो देखा है अपने इर्द गिर्द, लोग लगा रहे और नॉर्मल रूटीन में जो वो खा रहे थे वही खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि खाया जाता नहीं है और क्योंकि पेट जरा भरा भरा महसूस होता है, नौजिया वगैरह होता है, तो लोग कम खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने वो इंजेक्शन लगाना छोड़ना है, आपकी भूख वापस आनी है, आपकी आदत वही होगी। लेकिन तो अब जो आप इतना सा पराठा खा रहे हैं, अब आप पूरे 2-2 पराठे खा लेंगे अगर वापस। आप थोड़ा भी खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके न्यूट्रिएंट्स पे फ़र्क पड़ता है, आपकी फुल बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, नेल्स ख़राब, स्किन ख़राब, मसल लॉस। अगर आप खा रहे हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट आपको खानी पड़ेगी। और अगर आपकी नहीं पूरी हो रही तो ये अगेन आप जैसा एक ट्रेन प्रोफेशनल बताएगा कि नहीं जी, आप इसके साथ ओमेगा 3s भी ऐड करेंगे, मल्टीविटामिन, और साथ में आप, क्योंकि देखिए आप एक नेचर से हट के चीज़ कर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, तो फिर नेचर से हट के ही आपको अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। प्लस अगर आपका वेट थोड़ा बेहतर हो गया है और वर्कआउट करने के आप काबिल हो गए, जो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ओबीज होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा सकते, तो उनको स्लोली ग्रेजुअली वेट लिफ्टिंग की तरफ लाना होता है, ताकि उनका जो मसल है वो प्रिजर्व हम कर सकें। और इसके साथ जैसे आपने बात की, ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 3 टाइम या 2 टाइम भी खा रहे हैं तो आपकी डाइट एक बैलेंस होनी चाहिए, जो आपको कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करे। तो ये दोनों का काम है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको डील करते हैं, साथ में एक क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट। यूजुअली यही होता है तो कि आप वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ में आपको कहते हैं कि जी ये शुरू करने से पहले एक दफ़ा ये डॉक्टर से रुजू कर ले, जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन है, वो देखते हैं और उन सब चीज़ों से पहले वो आपके टेस्ट करवाते हैं। तो 4-5 डिफरेंट डॉक्टर्स और चीज़ों के थ्रू गुजर के आप इस फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये सबसे लास्ट रिजॉर्ट आपका होना चाहिए, जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप मतलब एक अच्छी एज में हैं और आप हेल्दी हैं, देन आपको ज़रूरत नहीं है अपने हेल्थ के साथ खेलने की। तो पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स और सिर्फ साइड इफेक्ट्स वॉमिटिंग और वो नहीं है, जैसे कि आपने कहा मसल लॉस का इशू है। और व्यूअर्स, बिकॉज हर बंदा जो है इसको यूज करना शुरू हो गया है, तो मजीद इसके जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है वो तो 10-15 साल के बाद आएंगे। जी एग्जैक्टली। कुछ साइड इफेक्ट्स में आपको ये पता चलेगा, बल्कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा है इन इंजेक्टेबल्स की वजह से। आपका फोकस नहीं रहता चीज़ों पे, क्योंकि देखें आपको ब्रेन को भी तो पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेल्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, एनर्जी के लिए दिमाग को फैट चाहिए। हाँ, दिमाग आप को बिल्कुल ही उबले अंडों पे आ गए हैं दिन में 4 दफ़ा, तो वो तो कुछ भी नहीं आपके दिमाग को जाएगा मासूम को। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज, ज़रूर जैसे कि मैम भी कह रही हैं कि ज़रूर करें, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको ज़रूरत है, हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी करें, वेट भी अगर आपका एक हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपने GLP-1 नहीं भी करने हैं, GLPs नहीं भी करने हैं, तो फिर भी किसी मुस्तनिद डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट से मिलने, ताकि वो आपको गाइड तो कर दे। बिल्कुल। देखिए, बेलगाम घोड़े की तरह जब हम निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है चीज़, अगर फोकस के साथ तरीके से करें। अच्छा, एक फाइनल चीज़, बहुत से लोग प्लान तो बना लेते हैं कि वी विल लूज वेट, वी विल वर्क ऑन दिस, बट वो कल आता ही नहीं है। कुछ इसके बारे में बताएंगे, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? देखिए, मोटिवेशन हमेशा मैं कहती हूँ एक शॉर्ट गोल ज़रूर अपनी लाइफ में रखें कि 3 महीने के बाद, जबकि 3 महीने के बाद होना कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने मेंबर्स को, क्लाइंट्स को यही गाइड करती हूँ, एक शॉर्ट गोल्स बनाएं कि 3 महीने में मैंने इतना कम करना है।
प्लस आप जब डाइट शुरू करते हैं तो शुरू में आप बहुत मोटिवेट होते हैं। एक तो मोटिवेशन रोज़ नहीं आती यार, वो 3 दिन की होती है, 3 दिन की होती है, महीने में एक आध दफ़ा आती है। तो जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है कि आप ये करना क्यों चाह रहे हैं, क्या आपका फोकस है कि मैं अच्छा लगूं, अच्छा पहनूं, ओढ़ूं, आपके लिए अगर वो इम्पॉर्टेंट है आप उस पर फोकस करें बिल्कुल। अगर आपके लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो आप उस पर फोकस करें। और डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें आपको वो चीज़ें मिलती हों जो आपके घर के खाने, तो वो आपको मोटिवेट रखता है आगे। योर एडवाइस टू आवर व्यूअर्स। जी, लड़कियां, लड़के, बच्चे बड़े सब। अच्छा, सबसे पहले मैं टीनेजर्स, गर्ल्स के बारे में और बॉयज़ के बारे में भी इवन बात करूंगी, क्योंकि छोटी एज से ही आपको वेट गेन और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। प्लीज़ प्रोसेस फूड से जितना हो सके बचें और गेम्स की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि यही चीज़ें हैं गर्ल्स की जो आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, थायराइड, जब आप 20s में होंगे, जब आपकी शादी होगी और जो ये मसले होंगे, उससे आप अभी से बच सकते हैं। तो अपने बच्चों को प्लीज़ प्रोसेस फूड से जितना हो सके बचाएं। और हमेशा जो लेडीज़ हैं आफ्टर 30 या 40s के बाद जो अर्ली मेनोपॉज में होती हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आपका जो वेट कम करना है वो चैलेंजिंग ज़रूर होता है, लेकिन ये याद रखिएगा मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज में ही अगर आपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो अल्लाह ना करे आपको क्रॉनिक डिजीज़ का सामना कर सकती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटिक की तरफ लेके जाता है। तो एक सस्टेनेबल ईटिंग रखें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और एवरी 6 मंथ्स अपने रूटीन चेकअप, अपने विटामिन्स के और अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराएं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक फ़ाइनल एडिशन ज़रूर करूँगी मैम आपकी बात में। और बुज़ुर्ग, देखिए जिस तरह बच्चे जो होते हैं, जब वो वेट, उनको हम वेट लॉस की तरफ यूजुअली नहीं लेके जाते क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम्स भी ज़रा वीकर साइड पे होते हैं, और बच्चों के लिए डाइटिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। कुछ बुजुर्ग हमारे घरों में ऐसे होते हैं व्यूअर्स, जिनको क्रैश डाइट पे घर वाले ले जाते हैं जी, क्योंकि दिल के डॉक्टर ने कहा या डायबिटीज़ वाले डॉक्टर ने कहा कि इनका वेट कम करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की क्रैश डाइटिंग आप कर लेते हैं 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, उस क्रैश डाइट की तरफ आप एक 70 या 80 साल के घर के बुजुर्ग को नहीं लेके जा सकते। 1-2 केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं व्यूअर्स, जहाँ पे घर के जो बुजुर्ग हैं, लाइक 70+ का एज ग्रुप, डॉक्टर ने कहा कि जी इनका वेट रिड्यूस करना है, तो अजीबो गरीब किस्म के क्रैश डाइट पे डाल दिया कि 5-5 किलो हफ्ते में कम हो रहे हैं। अब उनके सिस्टम्स भी वीकर साइड पे जाते हैं, हमारा वेयर एंड टेयर चल रहा होता है व्यूअर सिस्टम का। तो जब आपने किसी बुजुर्ग को या घर के बड़े को डाइटिंग की तरफ लेके जाना है, प्लीज 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 प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करके। बिल्कुल, हड्डियों के मसले हो जाते हैं, खवातीन को ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी बॉडी में से सारी जो उनकी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो लीच आउट कर देते हैं उनको अजीब डाइट्स पे डाल के। सो बुजुर्गों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि प्लीज़ खुद आप लोग फनकारियाँ ना करें, मेक श्योर यू गो टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर जो आपको गाइड करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ म्यूजिक, कुछ हल्ला गुल्ला एंड ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के जो हाई अचीवर्स हैं उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अमीर शौकत अली। अमीर भाई, आज हमारे साथ ये 4 बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा यूथ, हमारे मुल्क का फ्यूचर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये गाना अगर हम कहें ये मिली नगमा बच्चों को डेडिकेटेड है तो ये बात गलत नहीं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। देखिए आप तो खुद टीचर हैं जी, ऐसे ही है। ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं ऑफ लाइफ एंड ऑफ कोर्स इन जनरल। देखें, इंसान जब कोई भी काम करता है तो उसमें स्टूडेंट ही होता है, बिल्कुल ऐसे जब तक वो कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, एक्सपर्ट भी स्टूडेंट ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। सो हमारे जो हाई अचीवर्स आज आए हैं 10th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2026 ढाका में बांग्लादेश में जीत के, इनको कुछ कहना चाहेंगे? जिंदा है पाकिस्तान तो हम सब जिंदा हैं। इस मुल्क के लिए ही है जो कुछ है, हमारी पहचान, आपकी पहचान, हम सब की पहचान। तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच भैया, thank थैंक यू। you। तो आइए मिलते हैं अपने इन ब्रिलियंट हाई अचीवर से व्यूअर्स। हमारे साथ सबसे पहले शम्स इफ्तिखार हैं जो टीम कैप्टन है।
एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का इन्होंने मुजाहरा किया और 2 ब्रॉन्ज मेडल माशाल्लाह जीते। अस्सलाम वालेकुम शम्स। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी? बिल्कुल ठीक। शम्स के साथ बैठे हैं ताहा मुस्तफ़ा। ताहा मुस्तफ़ा ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी एट द साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप 2026 इन ढाका और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम सलाम। देन वी हैव विद अस प्यारी सी अक्सा आज़म। अक्सा आज़म जो हैं इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस मोहम्मद हसनैन जमील। मोहम्मद हसनैन जमील ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हसनैन? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, शुरू करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप से, टीम कैप्टन से। शम्स, आपका ये जो इंटरेस्ट है या जो लव फॉर कराटे है, कराटे का भी कहते हैं, राइट? जी ऐसी। तो कराटेका में कहाँ से शुरू हुआ? ये कैसे? हमारे घर के पास क्लब था एक, तो मेरी वालदा देखती थी बच्चों को करते हुए, तो उनको शौक था कि उनका बेटा भी करे। अच्छा, अम्मी ने देख के अम्मी खुद ही शौकिया फनकार बन गई। बस उन्हें कहा बस ये भी Cute. करे। तो उन्हीं की ख्वाहिश के लिए मैंने शुरू किए थे कराटे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, प्रोविंस पे खेला, फिर मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान आर्मी। तो अम्मी ने कहा यार इसको तो मैंने गलत तो उधर लगा दिया, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई करेगा साथ में ये करेगा, आपने इसी को फोकस बना लिया। वैसे को बना लिया। फिर पाकिस्तान आर्मी से मैं काफ़ी खेला, फिर अभी मैं रिसेंटली इंटरनेशनल खेल के आया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू? मैं पहले तो मैं UFC की फाइट्स देखता था, खबीब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, UFC की फाइट्स, बट कराटे इज सो डिफरेंट फ्रॉम UFC। डिफरेंट है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की बेसिक रूल्स तो वही है ना? नहीं, डिफरेंट है। नहीं? डिफरेंट अच्छा, okay, different. काफ़ी, ओके, क्योंकि कराटे में स्पोर्ट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है। हाँ जी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग की, फिर लीग्स वगैरह खेला और नेशनल खेला, फिर बाद में साउथ एशिया भी खेला और अभी वह है साउथ एशिया में गोल्ड मेडल। घर वालों का रिस्पॉन्स? घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, कोचेस ने, घर वालों ने, स्पेशली फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू अक्सर? मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ। किधर से? मैं लाहौर से, विलेज है पदरी गांव है मेरा। अच्छा और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मेरे पापा का ये ख्वाब था, वो कबड्डी और क्रिकेट का शौक़ रखते थे अच्छा। कि कोई मेरा बच्चा नेशनल इंटरनेशनल में मेडल लेके आए। तो मुझे उन्हें लड़कों की तरह घर से निकाला कि तुम खेलो, तो मैं निकली और मैंने कराटे स्टार्ट की और आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने टीचर सर अमजद की वजह से हूँ। उनकी मेहनत का सिला ये मेडल और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। जी हसनैन। जी मेरे अच्छा, पेरेंट्स आपको डॉक्टर साहब क्यों कह रहे थे मजाक में? मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप डॉक्टर साहिबा आ जाए। नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, वो दूसरी डॉक्टर साहिबा थी जो ब्रेक से पहले, मैं समझी शायद आप डॉक्टरी पढ़ रही हैं या कुछ, तो मैंने कहा ये मैं लाइव में पूछूंगी। समझ आ गई, वो जो हमारे साथ पहले डॉक्टर साहिबा थी उनको कहा जा रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ आ जाए, मैंने कहा ए साड़ी कुड़ी डॉक्टर भी की है। अच्छा जी। जी मैंने 2010 में कराटे स्टार्ट किए थे, तो मेरे जो नेबर्स थे बट वाई? वाई, हाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि लोग, सच्ची बात है, जब स्पोर्ट्स की तरफ होता है ना तो क्रिकेट चले गए, फुटबॉल का बड़ा ट्रेंड है, हॉकी क्योंकि नेशनल स्पोर्ट है, कराटे को अभी भी ज़्यादा एशियन स्पोर्ट समझा जाता है, लेस आवर्स अनफॉर्चुनेटली। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कराटे दुनिया में बहुत पॉपुलर गेम है और बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा इसका कंपटीशन है। इवन दो कि आप साउथ एशिया में ही अगर देख लें तो साउथ एशिया में भी इसका बहुत ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल। सो मैंने कराटे स्टार्ट किए थे, तो मैं, हमारे नेबर हैं मास्टर रमज़ान साहब, वो हमारे नेबर थे, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है मतलब काफ़ी एक्टिव लगता है, आप इसे कराटे में भेजें। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं स्कूल में था, फिर नॉटी बच्चे थे, कह सकते हैं वो नोटी। कहते हैं ना कि जो नॉटी और हाइपर बच्चे हैं, एक ज़माने में ना सबको आर्मी में डाल दिया जाता था कि बंदे दा पुत्र बन जाएगा। अब क्या होता है कि किसी भी इस किस्म के, अब मार्शल आर्ट्स या कराटे का की अगर हम बात करें तो इतना डिसिप्लिन वाला है और इतनी पेशेंस वाला स्पोर्ट है या फिजिकल एक एक्टिविटी है कि आपकी सारी हाइपरनेस जो है वो बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस हो जाती है, राइट? जी। तो वहाँ से कॉलेज लेवल पे देन यूनिवर्सिटी में आया, तो वहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप फिर आगे HEC की तरफ से नेशनल खेला और फिर लास्ट टाइम भी साउथ एशिया में पार्टिसिपेट किया था और अभी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशंस आप लोगों की सक्सेस पे। तो कैप्टन साहब ज़रा हमें बताइए कि ये जो आपकी अचीवमेंट थी यहाँ तक पहुँचे कैसे, फिर उस वहाँ पे क्या मामलात हुए, ज़रा पहले अपना एक्सपीरियंस एज कैप्टन एंड देन आप लोगों का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। जी। ये हम पहले भी इंटरनेशनल में काफ़ी खेले हैं, तो ये अभी रिसेंटली हम खेल के आए हैं।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे कोच गए थे कराची से, वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, वासिफ। एक कैप्टन की क्या क्या, देखिए कोच तो जाते ही हैं, कैप्टन की फिर क्या जिम्मेदारियां होती हैं? कैप्टन की ये होती है कि उधर जाके इनका ख्याल रखना कि ये ज़्यादा शरारतें ना करें, होटल से बाहर ना चले जाएं, तो सारा देखना पड़ता है इनको। तो आप तो पापा बन के गए थे साथ? बस कैप्टन ऐसे ही होता है, कैप्टन बेसिकली पापा होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इनकी डैड्स का ख्याल करना, कोई अगर किसी को कोई इशू होता है तो वहाँ के कैप्टन को बताता है कि हमें ये इशू है, तो वो उनके इशू देखना सारा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बेसिकली फोकल पर्सन जिनसे लोग कनेक्ट करें या कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनसे बात वो करें। कैप्टन से। समझ आ गई। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? ये मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन बना था टीम का। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा ये। बाकी ये प्लेयर्स हमारे बड़े अच्छे थे, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है उधर, तो सब ने बड़ा ख्याल किया, मेरा भी, मैंने भी इनका किया, तो रल मिल के सारा अच्छा किया। ताहा कैसा एक्सपीरियंस था बांग्लादेश का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं लास्ट ईयर पे गया था। और आप तो माशाल्लाह गोल्ड जीत के आए जी। हैं। तो लास्ट ईयर भी जीते थे? नहीं, लास्ट ईयर ब्रॉन्ज था। लास्ट ईयर ब्रॉन्ज नहीं, क्या मतलब, ब्रॉन्ज भी बहुत बड़ी, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, टॉप टियर। लेकिन गोल्ड अपना है। गोल्ड इस बार जीता है, तो हाउ कम इस बार क्यों गोल्ड जीता और लास्ट टाइम क्यों नहीं मिला गोल्ड? एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। क्योंकि मैं पिछली दफ़ा जब गया था तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने 3 दफ़ा नेशनल भी खेला। और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें? मेरे 7 कंट्रीज सैफ में आती हैं। 7 कंट्रीज साउथ एशिया 7 कंट्रीज थी, तो पाकिस्तान से 31 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था कराटे में। और कराटे में। ठीक। और कितने लोगों ने मेडल जीते? 31 ने। सब ने कोई ना कोई मेडल जीता। क्या बात है आप लोगों की। व्हाट अबाउट यू, आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया तो मुझे यही लगता है कि शायद मेरी मेहनत में कहीं कमी थी। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड लेके आऊँगी। लेकिन इंटरनेशनली मेरा कराटे का ये फर्स्ट मेडल है। नेशनल पे मैंने मेडल्स जीते, उससे पहले मैं हॉकी में गोल्ड जीता था इंटरनेशनली। लेकिन इंटरनेशनल का पहला एक्सपीरियंस? कराटे में इंटरनेशनल का फर्स्ट मेडल है, लेकिन टूर ये दूसरा था। ठीक है, यानी कि पहले जा चुकी थी, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, जी। इस बार आप मेडल लेगी, माशाल्लाह। वही वाली बात ना जो ताहा ने कही कि एक्सपीरियंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें, जिस तरह क्रिकेट भी, अगर आपने एक सर्टन ग्राउंड पे क्रिकेट कभी ना खेली हो, हॉकी ना खेली हो, तो पहली दफ़ा में आपको दिक्कत होगी। तो वो जाके अंडरस्टैंड करना उस जगह को, उस जगह की टेम्परामेंट की, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये है कि इसमें हमारी फेडरेशन का बड़ा अहम रोल होता है। हमारे कोचेज़ जो हैं सर वासिफ और मिस कुरुतलैन, इन दोनों ने वहाँ पे बड़ा साथ दिया हमारा। और स्पेशली सर मोहम्मद जहांगीर जो कि हमारे चेयरमैन है कराटे फेडरेशन के, वहाँ पे हमारे साथ थे और हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे थे। हर मैच के बाद वो अपडेट ले रहे थे और अपडेट दे रहे थे। तो ये है कि आप सिर्फ प्लेयर्स का काम खेलना होता है, लेकिन जो पीछे गवर्नेंस होती है उसका बहुत अहम रोल होता है इसमें। बड़ी important क्योंकि गुड गवर्नेंस के बगैर ना फेडरेशन काम कर सकती है, ना ही कराटे एथलीट्स को वो प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं। तो इसमें फेडरेशन का सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये है कि वो ऑन द ऑन इवेंट्स, बैक टू बैक इवेंट्स करवाती जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली हम साउथ एशिया से हैं और सितंबर में उन्होंने नेशनल अनाउंस कर दिया। तो इससे ये है कि प्लेयर्स को एक तो सेटबैक नहीं होते हैं वो। लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या होता है आप लोगों की? साथ साथ पढ़ रहे हो? कौन कौन पढ़ रहा है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों तो पढ़ रहे होगे साथ साथ। हाँ, मैंने बस की। आपका तो हो गया ना जो आपने मुकम्मल करना था, तो अब आप तीनों की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। मैं BS अकाउंटिंग फाइनेंस कर रही हूँ गैरिसन तो वो यूनिवर्सिटी से। मुतासिर नहीं होती है जब आप इस तरह इतना ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे होते हो? यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है प्लेयर्स को। जब even though- पता हो कि आप हमारी स्टडीज़ फ्री होती हैं बिल्कुल। माशाल्लाह, मैं अभी BS गैरिसन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोग किसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऑब्वियसली बीइंग हाई अचीवर्स, चाहे अपने बुजुर्गों को देना है, यूथ को देना है, ख़वातीन को देना है, एंड ऑफ कोर्स आपसे भी अमीर भाई पैगाम। क्योंकि देखिए, जब 14 अगस्त की आमद होती है, 1 अगस्त से हम शुरू कर देते हैं ये सिलसिला कि सब अपने मुल्क को विशेस भी दें, एडवाइस भी दें कि कौन सी चीज़ें हम चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। तो ये सब होगा छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर, सबका रोल मुझे इस ग्रुप में समझ आ गया है। मैं आपको बता देती हूँ कौन क्या करता है इस ग्रुप में। शम्स साहब जो हैं, डायरेक्ट तो शिकायत नहीं लगाते, लेकिन वो वर्ड नहीं मैं यूज़ करना चाहती, लेकिन बड़े घुन्ने इंसान हैं।
ताहा हमारा मासूम बच्चा है जो सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अक्सा वो वाला बच्चा है इस ग्रुप का जो बेसिकली हर बंदे को ना ऐसे एग ऑन करती है, हाँ 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 ये करो, और फिर पीछे तमाशा देखती है। और करता कौन है पंगे? मिस्टर हसनैन। ठीक बोला के गलत? कैप्टन साहब सही है, सेस किए सब बच्चों को। मेरा बेटा ताहा मासूम, वो कहते ना रजिया फंस गई गुंडों में, ताहा फंस गया गुंडों में। मैं सदके मेरा बेटा, टेंशन नहीं लेनी, मामा की दुआएं हैं आपके साथ, ठीक है, खाला आंटी पप्पो जो भी समझते हो मुझे। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पैगाम की तरफ। सबसे पहले तो अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अमीर भाई की तरफ से और मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर लेटेस्ट अचीवमेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज वेल। और अब ये बताओ कि पैगाम क्या देना चाहोगे, ये मद्देनज़र रखते हुए कि 14 अगस्त आ रहा है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को भी, तो कोई ऐसा पैगाम जो पाकिस्तान को भी इनकॉर्पोरेट करे? जी बस यही पैगाम है कि बच्चों को दूसरी गेम में भी इंजॉय करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, शरारतें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर नहीं करनी चाहिए। नहीं तो वो तो आप सबसे ज़्यादा करते हैं, अभी ब्रेक में मुझे हसनैन ने छोटे होते करते थे, अब समझ आ गई, अब नहीं करते। आप बड़े हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली आप बड़े हो गए हैं। और कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती हैं जिसको निभाना ज़रूरी होता है। जैसे मेरा पहली बार कैप्टन बना मैं, पहले मैं एज अ प्लेयर था, मुझे कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, मैं जाके अपना इवेंट खेलता वापस आ जाता। ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सबको देखना पड़ता है, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो और बात ये है कि वो जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर किसी चीज़ की जिम्मेदारी लो तो 100% निभाओ। जैसे अगर आप नहीं ये कर सकते थे तो आपको कह देना चाहिए था कि मैं नहीं कर सकता, और अगर करना है तो पूरी करना है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी अच्छा रहा, मैंने काफ़ी अच्छे से किया भी है, तो आगे भी कोशिश करेंगे। आगे कम तंग करने वाले थे तंग करने वाले, लेकिन नहीं, इनमें ज़्यादा तंग करने वाले नहीं थे। सच्ची बताना, सबसे ज़्यादा तंग किसने किया था? मजाक नहीं, सच्ची बताओ, इन तीनों में से तंग किसने किया? ये ताहा तो बहुत मासूम है, ये वाकई बड़ा मासूम है। मैंने सही कहा ना जी। तंग छेड़ा-छाड़ी किसने की, तंग किसने किया? ज़्यादा तंग करता है। वो ठीक है ना हसनैन, आगे बोलो जी। देखो बोलते भी सबसे अच्छा हो चारों में से आज के जो प्लेयर्स हैं हमारे साथ, लेकिन तंग भी सबसे ज़्यादा करते। मैं समझ मेरे बेटे हो ना, आखिर मेरे बेटे। बिल्कुल आपने कहा था, अपनी इस वाली माँ पे चले गए जी, ठीक, डन हो गया। टैलेंटेड होने के साथ साथ शरारती होना भी अच्छी चीज़ है। जाहिर ही ना, फिर आपकी चाम बनती है ना। अब मैं वहाँ पे शरारतें ना करते, इनका दिल कैसे लगता है? अब ये देखो ना, आपको बस करने को कुछ ना होता, फिर आपको कैप्टन होने का एहसास कैसे होता? हाँ, ये साथ आती है ना, ये साथ आती है। ये मसले भी खड़े करता था, सिर्फ दिल नहीं लगाता था। हाय अल्लाह, मेरे बेटे के पीछे सारे पड़ गए, मत करना बदतमीजी, कुछ खाओगे मेरे से। अच्छा जी, मेरा बेटा था। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा कंसिस्टेंट रहें। अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हार से मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप और परसिवियरेंस ही आपको आगे लेके चलती है, इसी तरह लगे रहना, डिसिप्लिन और फोकस के साथ। और व्यूअर्स, ये बात हमारे सिर्फ यूथ को अप्लाई नहीं करती, ये हर एज ग्रुप को अप्लाई करती है। चाहे छोटा बच्चा भी हो, माँ बाप अगर छोटी उम्र में कंसिस्टेंसी सिखा देते हैं, फोकस सिखा देते हैं, डिसिप्लिन सिखा देते हैं, या फिर यू आर लकी इनफ टू जॉइन समथिंग लाइक कराटे या कोई डिसिप्लिन स्पोर्ट, तो हाँ, आप में बहुत डिसिप्लिन आ जाता है, और वो डिसिप्लिन सारी ज़िंदगी आपको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हेल्प करता है। राइट जी, बिल्कुल ऐसे। जी बेटी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि गर्ल्स को भी अप्लाइज किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही सब कुछ कर सकते हैं। गर्ल्स आर नॉट ओनली फॉर कुकिंग और घर का काम करना। जिस तरह मैं अपने गांव से आई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मैं बाकी पेरेंट्स को भी कहूँगी कि सिर्फ लड़कों को मत देखा जाए, गर्ल्स को भी देखा जाए। अपनी बेटियों को घर से निकालो, वो भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ब्यूटीफुल मैसेज। जी मेरा शरारती बेटा जी। अच्छा, थ्रू आउट स्पोर्ट्स बहुत सारे पाकिस्तान ने मेडल्स जीते हैं, हिस्ट्री क्रिएट्स की हैं, तो जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा है, फेडरेशंस का बहुत अच्छा रोल रहा है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत अच्छा रोल रहा है, बट हर किसी की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लें, जैसे ब्रांड्स हैं। हसनैन, मैं इतना पिटती हूँ इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम में, कि देखिए गवर्नमेंट के जो सारे एफर्ट्स होते हैं, कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट, अब आप स्पोर्ट्स में देखें राना साहब कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट कितने एफर्ट कर रहे हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाप्टा, आर्मी, ये सारे रेलवे सब अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो अपना हिस्सा डाले ना। बाहर के मुल्क में एक ब्रांड होगी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट कोई भी आप बड़ी स्पोर्ट्स की ब्रांड पकड़ ले, वो सिर्फ क्रिकेटर को या सिर्फ फुटबॉलर को नहीं सपोर्ट करते, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के इक्का दुक्का बंदे को उठाते हैं, और सिर्फ क्रिकेटर्स को एड्स में लेना भी ज्यादती है। बिल्कुल लें, ज़रूर लें, बड़ी अच्छी बात है, हमारे वो इंटरनेशनल हीरोज़ हैं,
बट आप लोग भी इंटरनेशनल हीरोज़ हैं और आपको भी इक्वल मार्जिन मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हसनैन। मज़ीद कोई बात कहना चाहोगे बेटा? बस यही कहूँगा कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट के बगैर आप ना दुनिया जी सकते हैं ना आखिरत। तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे कोच सर मोहम्मद शाहिद अतीक, उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनकी वजह से। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शेफ नूर किचन में सब कुछ डन? हमारा पालक चिकन और देगी राइस बिल्कुल राइट। वंडरफुल। यहाँ पे अमीर भाई आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, 14 अगस्त की भी आमद है एंड फिर आपसे कुछ हमने सुना जी भी है। ज़रूर, इस मुल्क से प्यार करें सबसे पहले और मोहब्बत दें, माफ़ करें लोगों को, माफ़ करना सीखें और अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ज़रूर लेके आएँ। मैं भी जिक्र कर रहा था कि मेरी लाइफ में जो पहला स्पोर्ट्स आया और जिसे मैंने बहुत इन्जॉय किया और एक लेवल तक गया, अभी सर से ये डिस्कस कर रहा था, तो वो था दैट वाज अ कराटे। तो कराटे आपको ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन सिखाता है, उसमें कातेज होते हैं, तो हम वॉक करते हैं और वो एक्शंस, वो पंचेस, वो किक्स, वो वॉक करनी और फिर उसी अपने पॉइंट पे आना जहाँ से स्टार्ट होना, वो एक्सरसाइजेज एक्चुअली आपको डिसिप्लिन सिखा रही होती हैं। तो कराटे जैसी खूबसूरत गेम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय नहीं की। वाहिद मतलब इससे स्पोर्ट ऊपर है है ही जो कुछ अगर आप मार्शल आर्ट्स या उस तरफ लेके जाएं चीज़ को, तो एक बड़ी ग्रेसफुल गेम भी है, ऐसी। ऑलमोस्ट लाइक अ डांस। हाँ, ऐसी है। डांस वाली उसमें नफासत और खूबसूरती है जी जी ऐसी। और लगने को ऐसी बुरी लगती है कि लगती है जी, मतलब अगर मुंह या कहीं ऐसी वैसी जगह जबड़ा हाथ में आ जाता है। सो द पॉइंट इज और व्यूअर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेल्फ डिफेंस का एक बेहतरीन तरीका। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेटी, बेटा, ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर के आपके घर में बच्चे हैं, जहाँ पे दूसरी चीज़ों की तरफ लेके आते हैं, अगर आपके बच्चे फॉर एग्जांपल ज़्यादा अग्रेसिव स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो फुटबॉल वगैरह अग्रेसिव टाइप स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते, तो कराटे उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन डिसिप्लिन स्पोर्ट है। जी बिल्कुल ऐसी है। सो यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। तो सुनते जी, प्लीज़। शो को जी, प्लीज़। क्लोज करेंगे।